हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष कुमार जोशी आपके लिए फिर से एक नया वीडियो सेशन लेकर आया हूं, जिसके अंदर साइंस विज्ञान के महत्वपूर्ण फैक्ट तैयार करके मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर मैंने स्पष्ट लिख रखा है, 6 से 10 तक अध्ययनरत छात्रों हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। हाँ, बिल्कुल यह 6 से 10 तक अध्ययनरत जो भी छात्र हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी। और उनके साथ साथ विज्ञान से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसमें 6 से 10 तक, कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकों का संपूर्ण निचोड़ मैंने इस वीडियो सेशन में डालना स्टार्ट किया है। दोस्तों, यह तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट होगा। इसके बाद में कंटिन्यू आपको स्टेप बाय स्टेप नए नए पार्ट मिलते रहेंगे, जिसमें जीरो से हीरो बनाने की कोशिश की जाएगी आपको। उसमें कुछ फैक्ट आपको ऐसे लगेंगे कि ये तो हमें आते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट आपको ऐसे लगेंगे कि हमें इनका बारे में कभी सुना ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको एकदम शुरू से अंत तक किस प्रकार से कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं आपको विशेष रूप से बता दूं, जिनका भी लिखित परीक्षा है, चाहे वो कक्षा 6 से 10 तक जिनकी लिखित परीक्षा है, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो, उनमें क्वेश्चनों का आंसर किस प्रकार से लिखना है वह इसमें मैं आपको सही ढंग से बताऊंगा। और इसके साथ साथ जिनकी आरएस मुख्य परीक्षा है, लिखित परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास भी बड़ी शानदार साबित होगी, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चनों का जो फैक्ट है, आंसर का जो फैक्ट है, मैंने एकदम सही ढंग से सुव्यवस्थित रूप से, न तो कोई चीज़ इसमें कम होगी न ही कोई एक्स्ट्रा होगी। इसमें आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिसमें जितने आंसर के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है उसको मैं आपको समझाऊंगा। किसी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें यह देखना होता है कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन का आंसर बढ़ा चढ़ा कर देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जितना एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, उसका सही एवं सटीक जवाब देना ही आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इसको कंटिन्यू आप फॉलो करें। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल MK जोशी ऑनलाइन स्टडी आपने यदि तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको मेरे द्वारा डाली जाने वाली सभी वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों, मैंने पहले से ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। जो भी ग्राम विकास अधिकारी या फिर राजस्थान पुलिस या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उनके लिए एकदम रामबाण साबित होगी। और टॉपिक वाइज कोई स्टडी तैयार करना चाहता है तो उसमें जियोग्राफी और साइंस को अलग से मैंने डालना स्टार्ट कर रखा है। ज्योग्राफी के 2 टॉपिक मैंने डाल दिए हैं। आज ये साइंस का टॉपिक होगा। इसके बाद साइंस की 6 से 10 तक की पुस्तकों का संपूर्ण निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इसका यह आज का ये पहला वीडियो सेशन है। दोस्तों, अपने स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। खाद्य सामग्री भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? खाद्य सामग्री भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर पादप पौधे तथा जंतु, पादप पौधे तथा जंतु खाद्य सामग्री भोजन के मुख्य स्रोत हैं। हम खाद्य सामग्री किस किस से प्राप्त कर सकते हैं? पादप पौधों से या जंतुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सामग्री भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? खाद्य सामग्री भोजन, हम जो भी कुछ खाते हैं वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में बताया गया है। खाद्य सामग्री या भोजन गेहूँ, जौ, चना, चावल, मक्का, मटर, अलसी, सरसों, केला, सेब, संतरा आदि हमें खाद्य पदार्थ हमें कृषि द्वारा, खेती द्वारा विभिन्न प्रकार के अलग अलग पौधों से प्राप्त होती है। तथा कुछ अन्य खाद्य पदार्थ भोजन हैं, जैसे दूध है, अंडा है, मुर्गा है, मछली है, झींगा है, मांस है आदि। हमें ये सभी वस्तुएं गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा आदि से प्राप्त होती है। कुल मिलाकर बात यह है कि खाद्य सामग्री हमें जो भी प्राप्त होती है तो वो कैसे प्राप्त होती है? या तो पादप पौधों के द्वारा या जंतुओं के द्वारा। तो इसमें मैंने स्पष्ट कर दिया है भोजन कहाँ से कैसे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन एकदम सीरीज वाइज सीडी दर सीडी होंगे, आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। भोजन के रूप में पौधे के किस भाग को हम उपयोग में ले सकते हैं? भोजन के रूप में पौधे किस भाग को हम उपयोग में करते हैं? दोस्तों, इसका आंसर होता है जड़, तना, पत्ती और पुष्प। पौधे के जड़ को भी हम उपयोग में लेते हैं खाने में, उसका जो तना होता है उसको भी उपयोग में लेते हैं। ये जैसे ज़मीन है, ज़मीन के नीचे जो ऐसे 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 ये होती है, ये इसे नीचे जड़ होती है। फिर पृथ्वी के ऊपर तना होता है। तना के बाद में अलग अलग पत्तियाँ होती है,
उन पत्तियों का हम भी उपयोग करते हैं। और कुछ पौधों पे जो पुष्प लगते हैं उनसे भी काफ़ी प्रकार के फल और औषधियाँ हमें प्राप्त होती है, जिनका भी हम भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग लेते हैं। अब उसमें जड़ के उदाहरण मैंने दे रखे आपको, जैसे मूली है, गाजर है। मूली गाजर ज़मीन के नीचे होती है, जो जड़ का उदाहरण है। और तना का उदाहरण क्या है? आलू, प्याज, अदरक। ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर हो सभी जड़ हो, इसलिए मैंने आलू, प्याज और अदरक के उदाहरण को आपके सामने लिया है कि इनकी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें बाहर होती है और वो खुद फसल है जो ज़मीन के अंदर होती है, जिनमें तना का स्पेशल उदाहरण है आलू, प्याज, अदरक। यदि आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे तो इनमें से कौन सा जड़ का उदाहरण है, या कौन सा तना का उदाहरण है, या कौन सा पत्ती है, या कौन सा पुष्प फूल है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हल करने में काफ़ी आसानी होगी। पत्ती का उदाहरण क्या है? सरसों। सरसों की सब्जी हम बनाते हैं, ऊपर की पत्तियाँ लेते हैं। पालक। पालक की सब्जी बनाते हैं। धनिया की सब्जी बनाते हैं। पुष्प फूल का उदाहरण, पुष्प फूल लौंग, जो मसाला का उपयोग हम करते हैं, लौंग ये पुष्प के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। चमेली। चमेली और सूरजमुखी। चमेली सुगंधित खुशबूदार वस्तुओं का उपयोग करने के लिए चमेली तथा सूरजमुखी का उपयोग करते हैं। चमेली हम काफ़ी सजावटी साधनों में और मिठाइयों के अंदर इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी किसे कहते हैं? दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका अर्थ तो आपको पता होगा, लेकिन उनको किस तरीके से एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करना है वह आपको शायद नहीं आता होगा। तो इस वीडियो सेशन से आप उनको आराम से सीख सकते हैं। तो मैंने ये पहले ही बताया है, 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, साथ ही साथ जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम सार सहित मैटर तैयार किया गया है, जो सभी के लिए एकदम बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। शाकाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो केवल पादप खाते हैं या पादपों पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो केवल पादप खाते हैं या पादपों पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मांसाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो केवल जंतुओं को खाते हैं या केवल जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु खाते हैं या जंतुओं पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो पादप तथा जंतुओं दोनों को खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। वे जंतु जो पादप तथा जंतुओं दोनों को खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यदि आप 2 से 3 बार ढंग से सुन लेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चनों के आंसर आपके जुबान पर होंगे, आप कहीं भी इसका जवाब सही ढंग से दे सकते हैं। यदि फिर भी आपको याद करने में परेशानी हो तो इन क्वेश्चनों को एक बार अपनी कॉपी में लिखें और इनको बार बार रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के घटक कौन कौन से हैं? भोजन के घटक कौन कौन से हैं तथा पोषक किसे कहते हैं? भोजन के घटक मुख्य हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। ये सभी भोजन के घटक हैं तथा ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा ये पोषक कहलाते हैं। यही भोजन के घटक है, यही पोषक हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ये सभी हमें पोषक तत्व हैं। इन सभी की मात्रा हमें प्रतिदिन आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषण क्या कहलाता है? पोषण की वह विधि जिसमें पादप या जंतु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषण कहलाती है। तथा ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों का शरीर अत्यंत सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं को केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। इसके केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है, जिसे ही केंद्रक कहा जाता है। और यह केंद्रक चारों ओर से एक जेली जैसा पदार्थ से घिरा हुआ होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये कोशिका होती है, कोशिका के बीच में केंद्रक होता है और इसके केंद्रक के चारों ओर जो ये द्रव्य भरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका, ये जो कोशिका है, इसके चारों तरफ एक हल्की सूक्ष्म झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। कोशिका के चारों ओर एक पतली बाह्य हल्की संरचना होती है, जिससे कोशिका घिरी हुई होती है, जिसे ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है? पौधों द्वारा अपनी पत्तियों के माध्यम से भोजन बनाना या श्वसन करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पौधों द्वारा अपनी पत्तियों के माध्यम से भोजन बनाना
या शोषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पौधों की पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिससे क्लोरोफिल कहते हैं। पौधों में पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग पौधे भोजन बनाने या खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जिस कारण इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो आपने समझा होगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही बनाया जा सकता है। पौधों में पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसके कारण क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग पौधे भोजन बनाने या खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जिस कारण इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक घटकों को बताइए। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, किन किन के मिलने से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होती है, यह हमें बताना है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल आवश्यक घटक हैं। ये यदि कम होंगे तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है जो पूर्ण नहीं हो पाएगी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे पत्तियों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति करते हैं और जल से कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं पौधे, तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण आवश्यक घटकों में क्या होता है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल आवश्यक घटक हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे पत्तियों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तथा जल में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? ये आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा। यदि पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगी तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तथा पौधे समय से पहले ही मुरझा जाएंगे। पौधों से आवश्यकता अनुसार प्राप्त होने वाली वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाएगी। यदि पौधे मुरझा जाएंगे तो हमें पौधों से प्राप्त होने वाले केला, सेब, संतरा कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा तथा मुख्य चीज़ है जो पौधों से प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन, वो हमें बंद हो जाएगी तथा पृथ्वी पर सजीवों के लिए जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषमपोषी प्रणाली किसे कहते हैं? विषमपोषी प्रणाली किसे कहते हैं? ऐसे पादप या पौधे जिनकी पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती। कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं है किंतु वो भी प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, नहीं होती। वे किसी अन्य पौधों या पादप का सहारा लेकर अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी किसी अन्य का सहारा लेकर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करना विषमपोषी कहलाता है। अमरबेल इसका एक अच्छा उदाहरण है। अमरबेल एक अच्छा उदाहरण है जो अन्य पौधों के सहारे अपना भोजन बनाता है। अमरबेल इसका एक अच्छा उदाहरण है जो अन्य पौधों के सहारे अपना भोजन बनाता है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता। अमरबेल परजीवी पादप कहलाता है। अमरबेल क्या कहलाता है? परजीवी। आपसे पूछा जाए अमरबेल क्या है? परपोषी है, परजीवी है, सहजीवी है या विषमपोषी है। ऐसा 4 ऑप्शन देके आपसे पूछा जा सकता है अमरबेल क्या है, तो अमरबेल परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं कौन बना सकते हैं? पौधों के अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं कौन बना सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शैवाल। शैवाल पौधों के अतिरिक्त एक ऐसी चीज़ है जो समुद्री इलाकों के अंदर, ज़मीन के अंदर, जो पानी के तल के अंदर शैवाल होती है, हरी हरी, जिसे काई भी बोलते हैं, वह शैवाल है जो अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करती है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है? क्वेश्चन 16, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। कार्बन C प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन O2, इन तीनों का मिलान करने से ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर नाइट्रोजन मिलाने से प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर नाइट्रोजन को मिला दिया जाए तो प्रोटीन का निर्माण किया जा सकता है। प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। समझ में आया आपके कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत क्या है? वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत क्या है? दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78%। सर्वाधिक वायुमंडल के अंदर जो गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन, 78%। उसके बाद 2 नंबर पर जो गैस पाई जाती है वह है ऑक्सीजन, 20.95% लगभग गैस पाई जाती है ये। उसके बाद में ऑर्गन है 0.93% गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.036 यानी 0.03 कह सकते हैं अपने। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी पाई जाती है? 0.03। नियोन 0.002। आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस है जो सर्वाधिक है या कौन सी गैस है जो न्यूनतम है। वायुमंडल में न्यूनतम गैस यदि पूछे तो इनमें से हाइड्रोजन है, या कोई भी 4 ऑप्शन दिए जाकर उनमें से पूछा जा सकता है किसकी गैस का आवरण कितना प्रतिशत है, तो सर्वाधिक नाइट्रोजन है। उसके बाद में ऑक्सीजन है, फिर ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में है नियोन, फिर हीलियम। हीलियम सबसे हल्की गैस होती है वायुमंडल में। यदि हाइड्रोजन ऑप्शन हो तो हाइड्रोजन सबसे कम प्रतिशत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। कीट बख्शी पादप के उदाहरण बताइए। कीट बख्शी पादप के उदाहरण बताने हैं। कुछ पादप या पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण कर लेते हैं तथा कीटों को पचा लेते हैं। ऐसे पादप कीट बख्शी पादप कहलाते हैं, जिनके उदाहरण है विनस फ्लाईट्रैप तथा सनड्यू कीटबख्शी या घटपर्णी पिक्चर पादप। इन ऑप्शन को अच्छे से ढंग से याद करना है आपको, किसी भी एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। विनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू कीटबख्शी या घटपर्णी पिक्चर पादप क्या है? घटपर्णी पिक्चर पादप वो पादप है जो घड़े के समान एक आकृति बना लेता है। इसके अंदर जब जीव या कोई कीट घुस जाता है तो ये अपनी संरचना से इसका द्वार धीरे धीरे बंद कर लेता है, और ये कीट इसके अंदर ही समा जाते हैं और इसके अंदर मृत हो जाते हैं, और ये पादप हैं जो इनका पाचन कर लेते हैं, कीटों का भक्षण कर लेते हैं। ये कीट बख्शी पादप कहलाते हैं, जिसमें हो गया विनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू कीटबख्शी या घटपर्णी पिक्चर पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक या फंजाई किसे कहते हैं? कवक या फंजाई किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के सड़ने या गलने पर पदार्थ पर रुई जैसी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, जिनमें जीवाणु पनप जाते हैं, जिसे कवक या फंजाई कहते हैं। इन जीवाणुओं को आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। दोस्तों, आपने घर पे ब्रेड को देखा होगा। ब्रेड काफ़ी दिन तक जब अपने रसोई में रह जाती है तो उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद हल्की पीली कलर की रुई जैसी संरचना बनने लग जाती है। वह संरचना ही कवक या फंजाई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्तजीवी पोषण किसे कहते हैं? मर्तजीवी पोषण किसे कहते हैं? कवक या फंजाई से ये मर्त एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं, जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पदार्थक रसों का स्त्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कवक या फंजाई इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली, जिसमें जीव किसी मर्त एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मर्तजीवी पोषण कहलाती है। मर्तजीवी पोषण जो कवक या फंजाई से ही तैयार होती है उसे ही कहा जाता है। सहजीवी संबंध क्या है? सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? वे जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। वे जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन प्रकार के जीवों में भागीदार कौन होते हैं? लाइकेन प्रकार के जीवों में कौन भागीदार होते हैं, यह हमें बताना है। तो दोस्तों, लाइकेन के जीवों में 2 भागीदार होते हैं, एक तो शैवाल तथा दूसरा कवक। शैवाल व कवक लाइकेन श्रेणी के या लाइकेन जीवों में भागीदार होते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। आपसे पूछा जा सकता है क्लोरोफिल किस में नहीं होता? शैवाल में, जीवाणु में, कवक में, विषाणु में। ऑप्शन काफ़ी कुछ भी दिए जा सकते हैं। तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल के रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। यदि केवल आपसे इतना पूछा जाए कि लाइकेन प्रकार के जीवों में भागीदार कौन होते हैं, तो इसमें इतना ही सफिशिएंट है। इसके 2 भागीदार होते हैं, एक शैवाल तथा दूसरा कवक। अब शैवाल का क्या कार्य है और कवक का क्या कार्य है, इसको अलग से बताया गया है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है,
तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप खनिज पोषक तत्व कैसे प्राप्त करते हैं? पादपों को वृद्धि करने के लिए खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वे कैसे प्राप्त करते हैं? तो पादप अपना खनिज पोषक मृदा मिट्टी में उपस्थित खनिज लवण का अवशोषण करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक एवं खाद में कौन से पोषक तत्व होते हैं? उर्वरक एवं खाद में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पोषक तत्व होते हैं। एनपीके इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपने, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों द्वारा लगातार इन पोषक तत्वों को उपयोग करने से मृदा में इन पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, जिनके कारण मृदा को या मिट्टी को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक एवं खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। उर्वरक एवं खाद का लगातार पोषक तत्वों का उपयोग करने से मृदा में इन पोषक तत्वों की कमी आती है, जिसके कारण इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक या खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बनाए रखने हेतु किस प्रकार की फसलों को बोया जाना सही रहता है? भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बनाए रखने हेतु किस प्रकार की फसलों को बोया जाना सही रहता है? दोस्तों, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, जिसकी मात्रा समान बनाए रखने हेतु भूमि में बदल बदल कर फसलें बोई जानी चाहिए तथा मूंग, मोठ, सोयाबीन, उड़द, अन्य फलीदार दालों को बोया जाकर नाइट्रोजन की मात्रा को समान बनाए रखा जा सकता है। दालें कौन कौन सी हैं? मूंग हैं, मोठ हैं, उड़द है, सोयाबीन है। इन सभी प्रोटीन युक्त दालों को बार बार यदि ज़मीन में हम बोएंगे तो नाइट्रोजन चक्कर है वो संतुलित रहेगा, ताकि फसलों के अंदर, मृदा के अंदर पोषक तत्वों की कमी जल्दी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किस में करते हैं? सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किस में करते हैं? तो इसका राइट आंसर ये है अपने सामने। सजीव ऊर्जा का उपयोग अपने जैविक क्रम जैसे पाचन करना, श्वसन करना एवं उत्सर्जन के संपादन में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। एक ही किस्म के पौधे लगातार एक ही पैमाने पर, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ की बिजाई करते हैं तो कम से कम 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा में एक साथ गेहूँ की फसल की बिजाई की जाती है, तो वो एक प्रकार की फसल का उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में सामान्यतः वर्षा ऋतु जून से सितंबर माह तक होती है। खरीफ की फसल है मुख्य जैसे धान, चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। आपको काफ़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, या निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, निम्न में से कौन सी जायद की फसल है। इन प्रकार की फसलों के आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर आरएस मुख्य एग्जाम में, लिखित परीक्षा में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो खरीफ की परिभाषा बताओ, तो उसके अंदर भी आप इस प्रकार का आंसर दे सकते हैं। रबी फसल किसे कहते हैं? रबी फसल किसे कहते हैं? शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। रबी की मुख्य फसलें हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। कौन कौन सी है? गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप 2 या 3 बार ढंग से सुन लेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि पद्धतियों के तत्व या प्रकार बताइए। कृषि पद्धतियों के तत्व या प्रकार बताने हैं। मिट्टी तैयार करना या जुताई करना। मिट्टी तैयार करना या जुताई करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, ये सभी क्या है? कृषि पद्धतियां हैं। अब इनको यदि मैं आपको अलग अलग बताऊं कि मिट्टी तैयार करना क्या है, जुताई करना क्या है, बुआई करना क्या है, या खाद एवं उर्वरक देना क्या है, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा क्या है। मिट्टी तैयार करना आप सभी जानते होंगे। वैसे मिट्टी को फसल बिजाई से पहले
मिट्टी को उल्टना पलटना, पोला करना, मिट्टी हार्ड नहीं होना, मिट्टी को एकदम नरम बनाना, यह क्या है? मिट्टी तैयार करना है, या इसे ही जुताई करना कहते हैं। इसके बाद में है बुआई। बुआई से पहले हम बीजों को चेक करते हैं, कौन से बीज सही है, कौन से बीज गलत हैं, बीज हल्के हैं या भारी हैं। बीजों को चेक करने के लिए अपने कुछ बीजों को लेकर पानी में डाल सकते हैं और पानी में डालकर उनको चेक कर सकते हैं। जो बीज ऊपर आ जाते हैं उनमें मतलब सही अनाज नहीं होता है, वो हल्के बीज होते हैं, थोथे बीज होते हैं, सूखे बीज होते हैं, वो अनुपयोगी बीज होते हैं। फिर सही उपयोगी बीज लेकर हम बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में होता है खाद या उर्वरक देना। खाद या उर्वरक, जैविक खाद या रासायनिक उर्वरक, दो प्रकार की हो सकती है। फिर सिंचाई करना। सिंचाई क्या है? सिंचाई एक निश्चित समय अंतराल के बाद फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा कैसे करते हैं? फसल के साथ जो अनावश्यक पौधे, जो अनुपयोगी पौधे होते हैं, जो हमें आवश्यकता नहीं होते और कुछ विषैले पौधे होते हैं, उनकी निराई करना, उनको हाथों से कटाई करना खरपतवार से सुरक्षा है। खरपतवार से सुरक्षा करने के लिए कुछ रसायन भी डाल सकते हैं, ताकि वो खरपतवार है, जो अनावश्यक पौधे हैं, वो जलकर नष्ट हो जाएं और फसल का भी नुकसान न हो और फसल आवश्यकता से अधिक वृद्धि कर सके। कटाई। कटाई क्या है? फसल पक जाने के बाद में उसकी कटाई करना। भंडारण। भंडारण क्या है? फसल कटने के बाद में यदि हमें 12 महीने या 6 महीने तक रखना है तो उनको जूट के बोरों या फिर लोहे के बड़े बड़े भंडारों में रखा जा सकता है। उनको रखने से पहले अनाज को सूखा करना आवश्यक है। नमी होगी तो उनमें अनावश्यक कीट मकोड़े लग जाएंगे तथा फसल नुकसान हो जाएगी। या उनको भंडारण करते वक्त नीम की पत्तियां वगैरह कुछ डाली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उल्टने पलटने या पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहती है। जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उल्टने पलटने या पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि हेतु उपयोग में आने वाले औजारों के नाम बताइए। कृषि हेतु उपयोग में आने वाले औजारों के नाम हैं हल, कुदाली, कल्टीवेटर। हल, कुदाली, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है और उसके ऐसे ऐसे दांत से बने होते हैं जो जमीन को हल्का करने में काम आते हैं। कल्टीवेटर। खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। जिनमें पोषक स्तर बनाए रखने हेतु मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके की आवश्यकता होती है। वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुआ खाद जैविक खाद कहलाती है, जबकि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम रासायनिक उर्वरक या खाद कहलाती है। ठीक है। खाद या उर्वरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। जिनमें पोषक स्तर बनाए रखने हेतु मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आवश्यकता होती है। वर्मी कंपोस्टिंग या केंचुआ खाद जैविक खाद कहलाती है, जबकि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम रासायनिक उर्वरक या खाद कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद की परिभाषा बताओ। खाद की परिभाषा। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद कहलाता है। खाद की परिभाषा बताओ। खाद किसे कहते हैं? खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन टूटने के लिए, सड़ने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद कहलाता है। अपघटन क्या है? किसी सामग्री का या वस्तु का टूटना, गलना, सड़ना अपघटन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की उर्वरता में कमी क्यों आ जाती है? अच्छी फसल प्राप्त करने के उद्देश्य से अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने से धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। मिट्टी की उर्वरता में कमी क्यों आ जाती है? अच्छी फसल प्राप्त करने के उद्देश्य से अत्यधिक रासायनिक उर्वरक या उपयोग करने से धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक खाद तथा रासायनिक उर्वरक में क्या अंतर है? जैविक खाद तथा रासायनिक उर्वरक में क्या अंतर है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है, जबकि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है
खाद खेतों में बनाई जा सकती है, जबकि उर्वरक का उत्पादन केवल फैक्ट्रियों में होता है। खाद से मिट्टी को हुमस, आर्द्रता, नमी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, जबकि उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती। हुमस होती है आर्द्रता, नमी। खाद में पोषक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा कम होते हैं। रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा खाद में पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अधिक होते हैं, जबकि उर्वरक में पोषक पदार्थ प्रचुरता में पाए जाते हैं। रासायनिक उर्वरक के अंदर एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अधिक होते हैं, जबकि खाद के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा जैविक खाद का उपयोग लाभदायक क्यों है? जैविक खाद रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जैविक खाद में मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जैविक खाद में मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जैविक खाद डालने से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र, रंध्र सहित, छेद सहित हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। गैसों का आदान प्रदान सही हो जाता है तथा जल में घुले पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचता है। यह फसल को पाले, सर्दी या गर्म हवा से रक्षा करता है। इसलिए रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा जैविक खाद अधिक लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। एक निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? सिंचाई किस किस से हम कर सकते हैं? मुख्य रूप से सिंचाई के स्रोत हैं कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर इत्यादि। इनसे हम सिंचाई के करते हैं खेतों में, कुओं से, नलकूपों से, तालाबों से, नदियों से और बांध से। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं कुओं, झील, नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं, जिनमें मुख्य रूप से मोट, गिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक तंत्र। रहट का उपयोग सिंचाई के ये पारंपरिक तरीके हैं। रहट कुएं के ऊपर एक ऐसा सिस्टम बना होता है और इसको बेल से बांधा जाता है। एक बेल है जो इसके चारों तरफ घूमता रहता है और कुएं से जल बाहर आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन कौन सी है? सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं छिड़काव तंत्र तथा ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र तथा ड्रिप तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिड़काव तंत्र को विस्तार से समझाओ। छिड़काव तंत्र को अपने को विस्तार से समझाना है। छिड़काव तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। उद्र खड़े पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल जो छिद्र होते हैं उन पर लगे हुए नोजल कहते हैं, नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। छिड़काव तंत्र क्या है? छिड़काव तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए होता है, जहां जल कम मात्रा में है। उद्र पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो यह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं अन्य फसलों हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिप तंत्र को विस्तार से समझाओ। ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। ड्रिप तंत्र द्वारा जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, जिस कारण इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। यह फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित हुई है। ड्रिप तंत्र सिस्टम। ड्रिप तंत्र क्या है? बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार वैसे मैंने आपको पहले समझा दिया है, फिर भी दोबारा समझाते हैं एक बार और। खेतों में लगाई गई फसलों के साथ अन्य अवांछित पौधे या घास उग जाती है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं यदि पूछा जाए तो आपको इस तरीके से लिखना है। खेतों में लगाई गई फसलों के साथ अन्य अवांछित पौधे या घास उग जाती है, जिसे खरपतवार कहते हैं।
नेक्स्ट, निराई किसे कहते हैं? खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। फसलों से खरपतवार हटाना आवश्यक है क्योंकि कई बार फसलों के साथ कुछ विषैले पौधे उग जाते हैं जो फसल के नुकसान के साथ साथ मनुष्य या जंतुओं के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए निराई करना आवश्यक है, खरपतवार हटाना आवश्यक है। खरपतवार हटाना ही निराई है। फसलों से खरपतवार हटाना आवश्यक है क्योंकि कई बार फसलों के साथ साथ कुछ विषैले पौधे उग जाते हैं जिन्हें हटाना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपतवारनाशी किसे कहते हैं? खरपतवारनाशी किसे कहते हैं? फसलों में कुछ रसायनों का छिड़काव पानी में मिलाकर किसी स्प्रे या फुहारे की सहायता से कर फसलों के साथ उगे हुए अनुपयोगी पौधों को नष्ट कर दिया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। ये रसायन ही खरपतवारनाशी है। खरपतवारनाशी के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? 2 और 4D। 2 और 4D ये अलग अलग हैं। यह गेहूं के साथ में जो खरपतवारनाशी उगती है उनको नष्ट करने के लिए दवाई है। खरपतवारनाशी अलग अलग नाम से हो सकती है। यह गेहूं के लिए उदाहरण है। वैसे खरपतवारनाशी किसे कहते हैं? फसलों में कुछ रसायनों का छिड़काव पानी में मिलाकर किसी स्प्रे या फुहारे की सहायता से कर फसलों के साथ उगे हुए अनुपयोगी पौधों को नष्ट करना खरपतवारनाशी कहलाता है। हार्वेस्टर, थ्रेसिंग, कंबाइन क्या है? हार्वेस्टर, थ्रेसिंग, कंबाइन क्या है? तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। हार्वेस्टर फसलों की कटाई हेतु उपयोग में ली जाने वाली आधुनिक मशीन हार्वेस्टर कहलाती है। काटी गई फसल के अनाज को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। 2 नंबर, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? काटी गई फसल के अनाज को भूसे से, तूड़ी से, कचरे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। तथा वर्तमान में हार्वेस्टिंग तथा थ्रेसिंग का मिक्स जो रूप चल रहा है जिसे कंबाइन मशीन कहते हैं, वह कटाई भी करती है तथा कटाई की हुई फसल को, अनाज को भूसे से अलग भी करती है, अनाज को कचरे से अलग करती है, अनाज को तूड़ी से अलग करती है, उसे कंबाइन कहते हैं। विनोइंग मशीन क्या है? विनोइंग मशीन छोटे खेत के किसान अनाज के दानों को फटक कर या विनोइंग मशीन का उपयोग कर अलग करते हैं, जिसे ही विनोइंग मशीन कहते हैं। विनोइंग मशीन से छोटे किसान दानों को फटक कर अलग करते हैं, यह विनोइंग मशीन होती है। फसल का भंडारण कैसे किया जाए? फसल का भंडारण करने से पहले फसल को धूप में सुखाना चाहिए ताकि अनाज की नमी दूर हो जाए। भंडारण करते समय नीम की सूखी पत्तियां भी रखनी चाहिए ताकि भंडारण के पश्चात अनाज में कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो सके। फसल का भंडारण जूट के बोरों या धातु के बड़े पात्रों में करना चाहिए, किंतु बड़े पैमाने पर अनाज के बीजों का भंडारण यदि करना हो तो साइलो और भंडारघरों में ही किया जाना चाहिए। साइलो भी भंडारघर जैसे ही मोटे मोटे गोदाम होते हैं उनको साइलो कहा जाता है, भंडारगृहों में किया जाना चाहिए। फसल का भंडारण कैसे किया जाना चाहिए? फसल का भंडारण करने से पहले फसल को धूप में सुखाना चाहिए ताकि अनाज की नमी दूर हो जाए। भंडारण करते समय नीम की पत्तियां भी डाल देनी चाहिए ताकि उनमें कीट पीड़कों, जीवाणु, कवक से सुरक्षा हो सके। फसल का भंडारण जूट के बोरों या धातु के बड़े पात्रों में करना चाहिए, लेकिन यदि बड़े पैमाने पर यदि ज़्यादा अनाज हो, उसको भंडारण करना हो, उसका काफ़ी समय तक इस्तेमाल करना हो तो साइलो तथा भंडारघरों में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड ड्रिल का उपयोग क्या है? सीड ड्रिल का उपयोग क्या है? सीड ड्रिल अच्छी फसल प्राप्ति हेतु खेतों में बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखने हेतु सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। सीड ड्रिल एक मशीन है जिसका उपयोग खेतों में बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच में उचित दूरी बनाए रखना ताकि फसल के पौधे एक दूसरे से लिपट कर नुकसान न हो, एक दूसरे में लिपट कर उनका वृद्धि अवरुद्ध ना हो, इसलिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है ताकि एक निश्चित दूरी पर पौधे लग सकें और उनका देखभाल सही हो सके, उनकी वृद्धि सही ढंग से की जा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने इतने क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे के जो लेवल के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मिलेंगे। आपने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वीडियो को रोककर आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ढंग से इसको बुक में नोट कर सकते हैं। आप इसको 3-4 बार सुनेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा मैटर ये। दोस्तों, इसमें मैं बता दूं, आपको कक्षा 6, 7 और 8 के फर्स्ट चैप्टर एकदम कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से अलग आपको नहीं मिलेगा, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, चाहे कोई भी
प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर RS लिखित परीक्षा में इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर इस प्रकार से दिया जा सकता है। यह काफ़ी लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगी। दोस्तों, मेरा चैनल आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, MK जोशी ऑनलाइन स्टडी। और यदि इस चैप्टर की, इस वीडियो सेशन की आपको PDF चाहिए तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं 9667013474 9667013474। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।